हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज क्लास 10 का जेक बोर्ड का, ठीक है, झारखंड बोर्ड का जो मासिक टेस्ट हो रहा है, ये अक्टूबर माह का मासिक जांच परीक्षा सेट 1 है। हम लोग का ये बायोलॉजी विषय का है, ठीक है। तो बायोलॉजी विषय का ये सेट आ चुका है। हम लोग इसको आज अभी बनाएंगे। आप देखिए ध्यान से, ये क्लास 10 का है, ये झारखंड बोर्ड का है बायोलॉजी। माह कौन सा दिख रहा है आपको? अक्टूबर दिख रहा है। समय 2 घंटा पूर्णांक 40 का आएगा, ठीक है। सेट 1 है। तो हम लोग चलिए इसको शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक माह जो एग्ज़ाम होने वाला है जेक बोर्ड के द्वारा, ठीक है, ये प्रत्येक महीना में होगा, तो आपको मिल जाए, ये आराम से क्वेश्चन आप तक पहुंच जाए, ताकि आपका हेल्प हो। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सेक्शन ए है। सेक्शन ए में देखिए लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प का चयन करें। आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, अमीबा किस अंग से भोजन को ग्रहण करता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है मुख गुहा, ऑप्शन बी है कूटपाद, ऑप्शन सी रसधानी, ऑप्शन डी रिक्तिका। इन चारों में से आपको सही आंसर पे टिक लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुटपाद, यानी ऑप्शन बी। तो आपको ऑप्शन बी पे टिक लगाना है। आंसर हम लोग का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ये आपका सही आंसर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो आपको इनमें से ऑप्शन ए दे रखा है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उदासीन, या ऑप्शन डी अलवणीय। इनमें चारों में से आपको सही आंसर बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अम्लीय। तो पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन किस माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में होता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। ऑप्शन ए दिया है लाइपेज, ऑप्शन बी दिया है टॉयलिन, ऑप्शन सी है पेप्सिन, और ऑप्शन डी में दिया है माल्टेज, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टॉयलिन, ठीक है। तो हम लोग एक बार फ्रेश से इसको देख लेते हैं। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कुटपाद। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अम्लीय। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? टॉयलिन, ऑप्शन बी हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो चौथा क्वेश्चन, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, ग्लूकोज का पाइरूवेट में परिवर्तन कहाँ होता है? आपको बताना है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए माइट्रोकांडिया, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी केंद्रक द्रव, और ऑप्शन डी दिया हुआ अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो इन चारों में से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका द्रव। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। तो आपको नोट कर लेना है कोशिका द्रव। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, मानव में श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए लिखा हुआ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स, ठीक है। इन चारों में से जो सही उत्तर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। आपको केवल छापना नहीं है, आपको चीज़ को सुन के याद करना है, समझना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 भी कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर हृदय के किस भाग में आता है? तो हृदय जो होता है, जो हार्ट होता है, उसके किस चेंबर में अशुद्ध खून का मतलब जिसमें CO2 होता है, वो किस चेंबर में आता है? आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दायां आलिंद, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है बायां निलय, ऑप्शन सी है बायां आलिंद, और ऑप्शन डी है दायां निलय। इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए दायां आलिंद, ठीक है। ये दायां आलिंद में हम लोग का अशुद्ध रुधिर यानी अशुद्ध खून आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? ऑप्शन ए लिखा है 80/120, ऑप्शन बी है 120/80,
ऑप्शन सी है 100/70, ऑप्शन डी है 70/100। तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो होता है 120/80, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 7 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन उत्तरदायी है। जो ब्लड होता है, ब्लड में जो थक्का जमता है वो किससे होता है, जमता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है आरबीसी, ऑप्शन बी में है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन। इसमें से सही आंसर क्या होगा, तो इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। ठीक है, ये प्लेटलेट्स ही रक्त का थक्का जमाने में हम लोग का हेल्प करता है, यही उत्तरदायी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है सही। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 और 10 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है मानव उत्सर्जन तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी नेफ्रिडिया, ऑप्शन डी अपोहन। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 आने वाला है उसमें एक चित्र दिया हुआ, आपको ये चित्र को देखना है। देखिए ये चित्र देख रहे हैं, तो इस चित्र में से यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये भाग में, इस भाग में बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ डी लिखा है। ठीक है, ये चित्र को आपको देखना है। तो ये जो डी वाला पार्ट है ना, ये डी वाला पार्ट क्या है, इसका नाम आपको बताना है कि डी में जो है ये क्या है, ये डी वाला पार्ट में यहाँ क्या होता है उसको बताना है। तो चलिए हम लोग इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो यही चित्र था, है ना, तो इसी चित्र को हम लोग अभी करेंगे। देखिए ये चित्र रहा। ठीक है, तो इस चित्र में आपको डी का, इसमें चित्र में बोला है 10 नंबर में कि ये जो चित्र है, चित्र में डी क्या दर्शाता है, डी यानी ये वाला क्या दर्शाता है, चित्र को देखना है आपको। एनसीईआरटी बुक में ये चित्र मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है जाइलम, दूसरा है रंध्र, तीसरा है बीज और चौथा है फ्लोएम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रंध्र। ठीक है, तो ये रंध्र को दर्शाता है, तो आप आंसर लिख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा रंध्र। क्या हो जाएगा, रंध्र। ये और ये डी नंबर को दर्शाता है, इस एरिया को दर्शाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हम लोग का रंध्र। चलिए तो हम लोग का 10 क्वेश्चन जो था वो ऑब्जेक्टिव का था। ये 10 क्वेश्चन हम लोग का ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट होता है। ये सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन था। अब सेक्शन बी को हम लोग बनाएंगे। देखिए सेक्शन बी, चलिए देखिए जो ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन बी आपका प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। टोटल 4 क्वेश्चन है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पे आपको कितना 2-2 नंबर करके दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा तो कितना नंबर देगा आपको, 2 नंबर। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन बी में पढ़ते हैं। सेक्शन बी में, और ये कितने शब्दों में बोला है, 20 से 30 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो लिखा है सेक्शन बी में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दें। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, चारों का उत्तर हम लोग को 20 से 30 शब्दों में देना है। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बी का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर अभी देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखिए। देखिए तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन था वो था जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा, पहले जाइलम दिख रहा। देखिए ये जाइलम है, तो जाइलम के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है आंसर में, जाइलम निर्जीव ऊतक है। ये जड़ों से जल और घुले हुए लवणों को पत्तियों में पहुँचाते हैं। ये ऊपर की ओर गति कराते हैं। ठीक है, ये जाइलम का था। अब आता है क्या चीज़, फ्लोएम। तो देखिए फ्लोएम का क्या लिखा है, फ्लोएम का लिखा है फ्लोएम सजीव ऊतक हैं। ये पत्तियों में तैयार शर्करा को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। यह नीचे की तरफ गति कराते हैं। तो ये जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों में आपको अंतर दिखेगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के लिख लीजिए। ये आंसर है। अच्छा ये किसका आंसर है पता है ना, ये जो हम लोग का बी वाला सेक्शन था, बी का 1 नंबर का आंसर है। बी का 1 नंबर का आंसर है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद बी का हम लोग 2 नंबर का आंसर लिखते हैं। देखिए बी का 2 नंबर क्या है क्वेश्चन, आप
इसको पूरा क्वेश्चन के एक बार उतार लीजिएगा बी नंबर का सबका, तो समझने में सुविधा होगा। ठीक है, तो बी नंबर सेक्शन बी का जो ये 2 नंबर क्वेश्चन है वो लिखा है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर को पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो आंसर में आपको लिखना है 1 नंबर देखिए, यह क्रियाशील एंजाइमों को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं। ये 1 नंबर पॉइंट हो गया। आपको 2 नंबर पॉइंट लिखना है। तो 2 नंबर पॉइंट में लिखना है यह भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को मार देता है। और 3 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है यह भोजन को नरम कर देता है। ये हमारे अम्ल की भूमिका है। तो ये तीनों आपको ऑप्शन लिख लेना है। ये 3 आंसर है। ये आंसर किसका है, तो ये आंसर हमारा 2 नंबर का है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का हो गया। अच्छा, ये याद आपको रखना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का ये कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेक्शन बी का 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाओं का वर्णन करें। तो प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घट रहा है उसका वर्णन करना है। तो हम लोग बी का 3 नंबर का आंसर अभी देखेंगे। तो बी का 3 नंबर का आंसर हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, 3 का आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। श्वसन में इसके विपरीत ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। प्रकाश संश्लेषण एक रचनात्मक क्रिया है जिसके फलस्वरूप सजीव के शुष्क भार में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए शुष्क भार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये हम लोग का 3 नंबर का आंसर है, आप इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखा हुआ है वाष्पोत्सर्जन का पौधों में क्या महत्व है। तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसका महत्व आपको बताना है पौधों के लिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग अभी आंसर देखेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का अब आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन मिट्टी से पानी के अवशोषण में मदद करता है। अवशोषित पानी जड़ों से पत्तियों तक जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जाता है। ये बहुत हद तक वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से प्रभावित होते हैं। वाष्पीकरण के दौरान वाष्पोत्सर्जन पौधों की सतह ठंडी रखने में मदद करता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग का सेक्शन बी कंप्लीट होता है। अब आता है सेक्शन सी। सेक्शन बी में 4 ही क्वेश्चन था। सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आप बनाइएगा तो उस पर 3 नंबर, 4 या 12 नंबर टोटल होगा। तो सेक्शन सी में लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 35 से 50 शब्दों में देना है आपको। तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर आपको 35 से 50 शब्दों के बीच देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन लिखा है दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या करें। ठीक है, तो जो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है उसका आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग आंसर देखते हैं। चलिए हम लोग सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखेंगे। तो 1 का आंसर हो जाएगा हृदय 2 भागों में बटा होता है। इसका दायां और बायां भाग ऑक्सीजनित और डीऑक्सीजनित रुधिर को आपस में मिलने से रोकने में उपयोगी सिद्ध होता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। जब एक ही चक्र में रुधिर दोबारा हृदय में जाता है तो उसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आपको यहीं तक लिखना है आंसर, ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, आपको इसको नहीं लिखना है। ठीक है, आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए तो हम लोग का सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये उसी का पूरा आंसर है। आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
देखिए सेक्शन सी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। सेक्शन सी का 1 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग क्वेश्चन 2 को बनाएंगे। क्वेश्चन 2 में लिखा है वायुव्य तथा अवायुव्य श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वायुव्य और अवायुव्य श्वसन में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए वायुव्य और अवायुव्य श्वसन में अंतर, तो सबसे पहले है वायुव्य श्वसन। तो वायुव्य श्वसन में आपको लिखना है 1 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है यह वायु की उपस्थिति में होता है। 2 नंबर पॉइंट में लिखना है ग्लूकोज पूर्णतः विखंडित होता है। 3 नंबर पॉइंट में लिखना है इसके अंतिम उत्पाद CO2 जल तथा ऊर्जा हैं। और 4 नंबर पॉइंट है इसका एक उदाहरण। क्या है उदाहरण? सभी उच्च जीवधारी, जितने भी उच्च जीवधारी हैं वो वायु श्वसन में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग का वायु श्वसन कंप्लीट होता है। अब हम लोग अवायु श्वसन देखेंगे। देखिए ये अवायु श्वसन है, तो इसका 1 नंबर हो जाएगा यह वायु की अनुपस्थिति में होता है। 2 नंबर पॉइंट ग्लूकोज का आंशिक विखंडन या विखंडित होता है। जो ग्लूकोज है उसका आंशिक विखंडित या विखंडन होता है। 3 नंबर में आपको लिखना है इसके अंतिम उत्पाद इथाइलिन अल्कोहल वो CO2 होते हैं, ठीक है। और आखिरी उदाहरण है इसका ईस्ट फीता कृमि। ये 2 इसका एग्जाम्पल है, आपको ये दोनों एग्जाम्पल लिखना है, ईस्ट और फीता कृमि। तो हम लोग को वायुव्य और अवायुव्य श्वसन में अंतर हो गया। आप इसको दाग देखकर भी लिख सकते हैं, जैसे बीच में एक दाग दिए, इधर आप लिखे वायुव्य श्वसन, ठीक है, और इधर लिखे अवायुव्य श्वसन, और ऐसे करके आप पॉइंट 1 इधर, पॉइंट 1 इधर, पॉइंट 2 इधर और पॉइंट 2 इधर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको इधर वायु की तरफ लिखना है और इस सबको अवायु की तरफ, ऐसा आप कर सकते हैं। या फिर जैसा ये दिया हुआ है आप इसी तरह भी लिख सकते हैं आंसर, ये भी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। 1 और 2 कंप्लीट है, अब हम लोग 3 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए आंसर हो जाएगा क्षुद्रांत पाचित भोजन को अवशोषित करने का मुख्य स्थान है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति या स्तर अंगुली जैसी संरचनाओं प्रवर्धन में विकसित होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आप देख लीजिए इसका आंसर पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, चलिए तो देखिए सबसे पहले आता है क्या, कुपिका। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, कुपिका शुद्ध व अशुद्ध वायु का वहन करती है। 2 नंबर हो जाएगा कुपिकाओं का आकार छोटा होता है। 3 नंबर हो जाएगा कुपिका शरीर में रासायन CO2 गैस के रूप में निकलती है। अब आता है वृक्काणु। तो वृक्काणु का हो जाएगा 1 नंबर, वृक्काणु शुद्ध व अशुद्ध रुधिर वायु का वहन करती है। और 2 नंबर इसका हो जाएगा वृक्काणु लूपदार बड़े आकार के होते हैं। तो यहाँ कुछ मिस्टेक आप ठीक कर लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। आपको लिखना है कि जो वृक्काणु होते हैं वो लूपदार और बड़े आकार के होते हैं। तो आपको इसका आंसर लिखना है वृक्काणु लूपदार बड़े आकार के होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर सी का चारों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेक्शन डी को देखेंगे, ठीक है। सेक्शन सी कंप्लीट है, अब हम लोग सेक्शन डी को बनाते हैं। तो सेक्शन डी में लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में दे। और पहला क्वेश्चन जो है इसमें 2 क्वेश्चन है, ए और बी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर ए को बनाएंगे। तो 1 का ए में लिखा है
हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है। तो आपको तंत्र का नाम बोलना है। तो एक नंबर का ए का वो तंत्र है जो उत्तरदायी है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने में, परिवहन का मतलब ले जाना, उस तंत्र का नाम है रुधिर। क्या नाम है? रुधिर, यानी खून, रुधिर। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा रुधिर। किसका आंसर हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर एक का ए का आंसर हो जाएगा रुधिर, या हम इसको रक्त भी लिख सकते हैं आंसर में, तो आप रुधिर लिखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? रुधिर। रुधिर इसका आंसर होगा एक नंबर का। ठीक है, ये एक नंबर का ए का आंसर है। एक नंबर का ये एक का आंसर है। ठीक है, हो गया। अब हम लोग एक नंबर का बी को पढ़ेंगे। तो एक नंबर का जो बी है वो क्या लिखा है? तो वो लिखा है हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की क्रियाविधि को समझाइए। तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है उसका क्रियाविधि आपसे पूछा है। तो चलिए हम लोग एक नंबर का बी का आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर होगा, आंसर लिखेंगे हम लोग कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब हमारे पसलियाँ ऊपर उठती हैं और डायफ्राम चपटा हो जाता है। इस कारण वक्षगुहिका बड़ी हो जाती है और वायु फुफ्फुस के भीतर चली जाती है। वह विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती है। रुधिर सारे शरीर से CO2 को कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तब फुफ्फुस वायु का अपशिष्ट आयतन रखते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसको पूरा यहाँ तक। उसके बाद आपको लिखना है इससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। देखिए आप अच्छा से एक बार देख लीजिए, ये पूरा आपको लिखना है। उसके बाद धीरे से आपको ऊपर करना है, इतना लिखना है। अब अगर आपको इसके बाद भी और कुछ लिखना है तो आप चित्र बना सकते हैं। देखिए ये चित्र है उसका, ये प्रोसेस कैसे होता है थोड़ा जूम करते छोटा कर देते हैं, पूरा आ जाएगा चित्र। तो ये आपको चित्र देखकर बनाना है। अगर चित्र नहीं बनाना है तो भी काम चल जाएगा, केवल वो आंसर लिखने से हो जाएगा। ये आपके सामने चित्र रहा, आपको ये पूरा चित्र बनाना है। अगर चित्र आपको नहीं बनाना है तो भी चलेगा, केवल ऊपर में जो आंसर बताएं आप उसी को लिख लीजिएगा, काम चल जाएगा। अगर बनाने का इच्छा है तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये रहा इसका पूरा आंसर। इसको भी हम छोटा करके दिखा देते। ये पूरा आपको आंसर लिख लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। देखिए हम लोग का अगला और आखिरी क्वेश्चन है। ये जो सेक्शन डी था इसका आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है 2 नंबर। लिखा है नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। आपको नेफ्रॉन का एक चित्र बनाना है और इसका क्रियाविधि के बारे में लिखना है। तो आपका जो नेफ्रॉन का चित्र है आपके जो NCERT के बुक है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, NCERT का बुक आपके पास होगा, उसमें आपको नेफ्रॉन का चित्र मिल जाएगा। आप NCERT बुक का पेज नंबर 123 निकालिएगा। पेज नंबर 123 में आपको ये चित्र लिखा हुआ मिलेगा। हिंदी में इसी को बोलते हैं वृक्काणु। ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्काणु। तो आपको वृक्काणु का चित्र मिल जाएगा। फिर भी हम चित्र आपको अभी दिखाएंगे, आप देख के छाप लीजिएगा, नहीं तो फिर अपने किताब से उतारिएगा। और क्रियाविधि हम लोग अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्रियाविधि देखते हैं। देखिए ये नेफ्रॉन का जो है ना, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। ठीक है, आपको ये डायग्राम क्लियर नहीं दिख सकता है तो आप अपने NCERT बुक से उतार सकते हैं डायग्राम को। ठीक है, देखिए इसी को बता रहे थे कि यहाँ क्या लिखा है, एक वृक्काणु की रचना। तो ये वृक्काणु का मतलब ही होता है नेफ्रॉन। ठीक है, तो आप NCERT बुक से ये चित्र को देख के उतार लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा तो ठीक है, आप उतार सकते हैं इससे। अब हम लोग इसका वर्णन को देख लेते हैं एक बार। ये आप चित्र हो गया, वर्णन हम लोग देखते हैं। देखिए उसका हम लोग क्या करेंगे, अभी वर्णन करते हैं। तो इसका आंसर आप चित्र बना लीजिएगा। इसका आंसर देखिए, आंसर लिखा है वृक्क, जिसे हम लोग गुर्दा कहते हैं, में आधारी निस्पंदन एकक बहुत बारीकी भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। ठीक है, क्या है?
वृक्क में आधारी निस्पंदन एकक बहुत बारीक भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरों के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को इकट्ठा करता है। हर वृक्क में ऐसे अनेक निस्पंदक एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। ये आपस में निकटता से पैक रहते हैं। ये आपस में क्या करते हैं? निकटता से पैक रहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए, उसके बाद आरंभ में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल आदि कुछ पदार्थ निस्पंदन में रह जाते हैं, पर जैसे जैसे मूल इसमें प्रभावित होता है इन पदार्थों का चयनित छनन हो जाता है। ठीक है, पदार्थों का चयनित छनन हो जाता है। वृक्काणु के डायलिसिस का थैला भी कहते हैं। जो वृक्काणु है उसे हम लोग डायलिसिस का थैला भी कहते हैं, क्योंकि इसकी प्याले नुमा संरचना बाउमैन, ठीक है, संपूर्ण में स्थित कोशिका गुच्छ की दीवारों से छनता है। उसके बाद आपको लिखना है रक्त में उपस्थित प्रोटीन के अणु बड़े होने के कारण छन नहीं पाते। ग्लूकोज और लवण के अणु छोटे होने के कारण छन जाते हैं। तो इसका ये पूरा आंसर रहा। आप एक बार इसको देख लीजिए शुरू से। ये पूरा पहले उतारना है। ठीक है, आपको पूरा उतार लेना है। ये पूरा इसका आंसर है और वो चित्र बना लेना है। इसको एक बार छोटा कर देते हैं, पूरा आ जाएगा। ये रहा आपके पास पूरा। इसको आप लिख लीजिएगा आंसर को। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कहाँ तक हो चुका है। चलिए देखिए, तो हम लोग का सेक्शन डी भी क्या हो गया? पूरा कंप्लीट। 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा हम लोग का जो अक्टूबर माह का बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो पूरा हम लोग क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं। आप इसको शुरू से अच्छा से देख के नोट बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।